हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। तो गाइज, आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रथम चरण, मतलब कि फर्स्ट फेज़, जो कि है 1885 से 1905 तक। ठीक है, 1905 तक। तो इससे पहले हम देख चुके थे अपनी पहली वाली वीडियोज़ में कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जो क्षेत्रीय जो संस्थाएँ थी जिनका सीमित क्षेत्र था, ठीक है, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन अस्तित्व में थे, उनके संस्थापक कौन थे, उनका पर्पस क्या था, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं मॉडर्न हिस्ट्री की और पॉलिटी की, तो आप जाकर वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इन सारी वीडियोस के नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं आपको क्विजेस भी करवाती हूँ और ये हैंड रिटन नोट्स भी उधर प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जितनी वीडियोज़ हैं मेरी आने वाली, आप सभी से नोटिफाइड होते रहें। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फर्स्ट फेज़। इसमें हम लोगों को मेनली जो पढ़ना होता है वो कांग्रेस ही पढ़ना होता है कि कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, कैसे कैसे उसके सम्मेलन होते हैं। ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, वार्षिक मीटिंग्स जो होती हैं। ठीक है, फिर टिप्पणियाँ हैं कुछ और फिर कुछ बुक्स हैं। प्रथम चरण में हम देखेंगे कि 1885 में वायसराय उस समय होते हैं डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना होती है। अंग्रेज क्या चाहते हैं, आपने 1885 क्यों देख रहे हैं, विद्रोह हो रहे थे, जन आंदोलन हो रहे थे, आपने 1857 का रिवॉल्ट भी देखा है। तो अब अंग्रेज चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली जनता से बात ना करके और जनता और हमारे बीच में एक मध्यस्थता का कोई काम करे जो कि भारतीय ही हो, जो हमारी बात तक जनता को पहुंचा सकें और जनता की बातें हम तक पहुंचा सकें, जो देखने को तो भारतीयों के सपोर्टर्स हों लेकिन एक्चुअल रूप में वो काम हमारा करें। तो ये मंशा रखते हुए और कांग्रेस का गठन करते हैं कौन, मतलब एओ। अंग्रेज कौन होते हैं, वायसराय होते हैं डफरिन। ठीक है, उस समय, और इसकी स्थापना भी एक अंग्रेज के द्वारा ही की जाती है जो कि थे एओ ह्यूम। ये कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। जब ये कांग्रेस की स्थापना करते हैं तो उस समय नाम दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ये संघ का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन बनाता है, तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम देते हैं दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस का मीनिंग क्या होता है, तो कांग्रेस का मीनिंग होता है जन समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। और ये वर्ड हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, अमेरिका से अडॉप्ट किया है। अब हम देखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का फर्स्ट जो है उसका सम्मेलन होता है। ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, WC बनर्जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये जो सम्मेलन होता है, प्रथम सम्मेलन, वो बॉम्बे में हुआ था। पूना अगर ऑप्शन में हो तो पूना मत लगाइएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट सम्मेलन था ये पूना में होने वाला था सितंबर में, बट पूना में प्लेग फैल जाने के कारण ये बॉम्बे में होता है। ठीक है, दिसंबर में। और बॉम्बे में भी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होता है, जहाँ पे 72 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कितने लोग उपस्थित होते हैं, तो 72 लोग। अब ये जो एओ ह्यूम है जिन्होंने कांग्रेस का स्थापना करी है कांग्रेस की, इनकी जो बायोग्राफी है, जीवनी जो है इनकी, वो किसने लिखी है, तो इनकी जीवनी WC बनर्जी, जो कि फर्स्ट अध्यक्ष थे कांग्रेस के, WC बनर्जी और विलियम वेडरबर्न, इन दोनों ने मिलकर के एओ ह्यूम की जीवनी लिखी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब सारे तो सम्मेलन इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ सम्मेलन, जैसे कि आप देखेंगे कि बेलग्राम का जो सम्मेलन होता है, महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू आप पढ़ेंगे कि उन्होंने किस कहाँ की अध्यक्षता करी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो पहली भारतीय महिला थी, एनी बेसेंट देखेंगे, प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष। तो जो इम्पॉर्टेंट सम्मेलन होंगे ना, वो मैं आपको एक 5 मिनट या 6 मिनट की वीडियो में सारा कवर करवा दूंगी, जहाँ जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, कांग्रेस की अगर आप मीटिंग्स पढ़ते हैं तो। बट मैंने यहाँ पे 3-4 सम्मेलन मेंशन कर लिए हैं, तो आप वो देख लीजिए। जो दूसरा सम्मेलन होता है वो होता है 1886 में कलकत्ता में, इधर दादा भाई नौरोजी जो है वो अध्यक्षता करते हैं। तीसरा सम्मेलन होता है 1887 मद्रास में, जहाँ बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो अध्यक्षता करते हैं। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्वेश्चन आता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी, तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा सम्मेलन होता है 1888 में इलाहाबाद में, और उसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। इनके संबंध में क्वेश्चन आता है कि प्रथम विदेशी अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले। ठीक है, और इन्होंने अध्यक्षता कहाँ की थी, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इलाहाबाद में की थी। पांचवा सम्मेलन होता है 1889 में बम्बई में, और इसमें विलियम वेडरबर्न करते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैंने इसलिए मेंशन किया है कि प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले रहते हैं, हालांकि इसके बाद विलियम वेडरबर्न भी अध्यक्षता करते हैं।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 5वां सम्मेलन। फिर छठा सम्मेलन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1890 में, ये कलकत्ता में होता है, फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय से भारत की पहली महिला स्नातक, जिनका नाम है कादम्बिनी गांगुली, क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला स्नातक कौन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, तो वो है कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था, ठीक है, ये 6th वाले ही सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता कर रहे थे, और ये ऐसा करने वाली पहली महिला थी, ठीक है, इसलिए ये जो 6th जो मीटिंग है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं ये कुछ टिप्पणियाँ जो कि कांग्रेस के संबंध में या उसके संदर्भ में की गई हैं। जो एक सार्वजनिक घोषणा थी कांग्रेस के संदर्भ में, वो मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में हुई थी, ठीक है, बट फिर भी कई सारे प्रिंसिपल्स आते हैं कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है, अपनी अपनी लोग राय प्रकट करते हैं जो जैसा मानता है, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आता है, लाला लाजपत राय इनकी एक ये जो है यंग इंडिया, ठीक है, इसका ये प्रकाशन करते थे यंग इंडिया का। यंग इंडिया में ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है ये देते हैं। अब ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या होता है, मैं कोई भी एक मिनट की शॉर्ट वीडियो बना करके और आपको समझा दूंगी, ठीक है। तड़ित चालक का सिद्धांत, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया, तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब लाला लाजपत राय कुछ टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो डफरिन की दिमाग की उपज है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये है भी, था भी, क्योंकि डफरिन के टाइम पीरियड पे ये आती है, बट ऐसा होता नहीं। डफरिन जिस सोच से इसकी स्थापना होती है, अंग्रेजों की वो सोच जो है वो मतलब सार्थक नहीं हो पाती है। कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय जी कहते हैं। कांग्रेस डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, ठीक है। कांग्रेस सम्मेलन वार्षिक राष्ट्रीय मेले जैसा है, ठीक है, नेशनल फेयर जैसा है, ये लाला लाजपत राय जी कहते हैं। अश्वनी कुमार दत्त ये 12 साल के शिक्षक थे और ये कांग्रेस के संदर्भ में कहते हैं कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो याचना संस्था है। अब उदारवादी चरण आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक याचना करके और विनम्र निवेदन करके ये अपनी डिमांड्स को रखते थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं कि ये एक याचना संस्था है, एक भीख मांगने वाली संस्था है और वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने वाली संस्था है। ये जो 3rd स्टेटमेंट है मेंढक वाला, वो आपसे पूछा जाता है। अरविंद घोष बोलते हैं कि ये 6 रोग से मरने वाली है, कौन, कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि कांग्रेस ये किसी एक की संपत्ति नहीं है बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है। रजनीपाम दत्त बोलते हैं कि कांग्रेस एक शिशु है या एक बच्चा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कांग्रेस को एक शिशु किसने बताया था, रजनीपाम दत्त ने। दयाल सिंह मजीठिया ये बोलते हैं ये भारत में ब्रिटिश शासन का कीर्ति कलश है, ठीक है। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पद के भूखे हैं। सैयद अहमद खां बोलते हैं कि यह बंगाली आंदोलन है। विंस्टन चर्चिल तो इसको हिंदुओं की पार्टी ही बोल देते हैं। डफरिन, अब डफरिन पहले तो बहुत खुश थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो तो सोच रहे थे कि हमारे मन मुताबिक काम करेगी, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कांग्रेस जो है वो जनता की डिमांड्स को उठाने लगती है और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का विरोध करती है, भले से वो विनम्रता से करे, हाथ जोड़कर करे, ठीक है, सविनय से करे, बट विरोध करती है, ठीक है। तो इसीलिए डफरिन को अब ये बुरी लगने लगती है कि हमारी तो मंशा पूरी नहीं हो रही है, हमने सोचा था ये हमारे पक्षधर हैं, ठीक है। तो ये कांग्रेस की फिर बुराई करने लगती है, बोलती है यह जनता के सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, एक छोटे से ही वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। कर्जन बोलते हैं कि यह अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह आकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सकूं। कर्जन ने तो कांग्रेस को एक गंदी चीज़ और देशद्रोही संगठन भी बोल दिया था। अनिल सीले जी हैं, वो बोलते हैं कांग्रेस निहित स्वार्थों का षड्यंत्र है, ठीक है। बट जो सर्वाधिक मान्य एक स्टेटमेंट है कांग्रेस के लिए वो ये था उस टाइम पीरियड पे कि जो कांग्रेस है वो क्षेत्रीय संस्थाओं का विकसित रूप है, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस से पहले किस प्रकार जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे वो सीमित एक एरिया में काम कर रहे थे अपने अपनी चीज़ों को लेकर के, बट बाद में सारे मिल करके आपने देखा होगा कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उन्होंने भी अपना जो इंस्टीट्यूशन था वो 1886 में कांग्रेस में ही मर्ज कर दिया था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक सभी क्षेत्रीय संस्थाओं का एक मर्ज रूप है, एक संगठित रूप है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपसे, आरओ में भी बहुत बनते हैं और अगर थोड़ा टिपिकल देना होगा तो ये बन जाता है कि
इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कौन वो इंसान है जो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं हुए हैं। बट उन लोगों की हमने टिप्पणियाँ सुनी है, उन लोगों की जो एक पार्टिसिपेशन है उनका कांग्रेस में, हमने वो देखा है, तो हम लोग थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं कि अरे इनका तो पार्टिसिपेशन है कांग्रेस में, तो ये इन्होंने अध्यक्षता भी की होगी। तो ये कुछ 5 गिने चुने नाम आप याद कर लीजिए जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। वो थे MG रानाडे, बाल गंगाधर तिलक जी, मोतीलाल घोष, मोतीलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल घोष हैं, शिशिर कुमार घोष और जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये जी सुब्रमण्यम अय्यर में भी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो ये कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं हुए। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे क्विजेज़ भी अटैम्प्ट किया करिए। 4-5 क्विजेज़ होते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं खुद बनाती हूँ। उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे डिसाइड करती हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले और आप ह्यूमन एरर्स कम कर पाएँ। 1893 में क्या होता है कि एक दंगा होता है, और ये इस दंगे के बाद जो मुसलमान थे, मुस्लिम्स जो कम्युनिटी थी, वो राष्ट्रीय आंदोलन से और कांग्रेस से वो अपनी दूरी बना लेती है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो थियोडोर ब्रेक थे, ये मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1893 में, ठीक है। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को भड़काने के लिए ये इस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब हम उदारवादी चरण पढ़ रहे हैं। तो उदारवादी क्या थे कि मतलब कांग्रेस मतलब अंग्रेज़ जो थे, तो क्या वो ऐसे मानने वाले थे कि आप हाथ जोड़कर विनती करें और वो आसानी से आपकी बात मान जाए? नहीं, वो तो पूर्ण रूप से शोषण करना चाहते थे। इसीलिए जो कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी थे जो गर्म दल के थे, जो चाहते थे कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है तो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उल्टी मतलब उंगली टेढ़ी कर लो। बट कांग्रेस इस चीज़ के लिए राजी नहीं थी, तो उदारवादी जो नीति थी उसकी आलोचना की जाती है। अब आलोचना कैसे? ऐसे तो ना कि मुंह पे कुछ बोल दिया, जनता को बताते थे अपनी आलोचनात्मक जो व्याख्याएं थी, वो अपने पत्र में या अपनी पत्रिकाओं में प्रकाशित करके और जनता तक पहुंचाते थे। तो वो पत्र पत्रिकाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जहाँ पे उदारवादी नीतियों की आलोचना हुई थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया था। उनमें से एक पत्रिका थी बंगवासी, ये बंगाल से प्रकाशित होती थी, ठीक है। ग्रुप था एक, वो ग्रुप मिलकर ही इसको प्रकाशित करता था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं है। फिर एक पत्रिका का नाम आप सुनेंगे केसरी, जो कि पूना में प्रकाशित होती थी। केसरी बाल गंगाधर तिलक जी ही प्रकाशित करते थे। काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशक थे, इनके प्रकाशन जतिन परांजपे, ठीक है, महाराष्ट्र से काल पत्रिका का प्रकाशन हुआ करता था। लेकिन अभी तक उदारवादी नीतियों की किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया था, बट एक व्यवस्थित रूप से और एक्सप्लेन्ड वे में इसकी आलोचना करते हैं अरविंद घोष जी। इनका एक पत्र होता है इंदु प्रकाश, उस पत्र में एक ये निबंध होता है जिसका जो शीर्षक है, टाइटल होता है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इस निबंध के जरिए वो व्याख्यात्मक रूप से उदारवादी नीतियों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। फिर शिक्षा के विकास के लिए और प्रसार के लिए कुछ मतलब कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का गठन होता है, वो भी आप देख लीजिए। शांति निकेतन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके स्थापक हैं। डॉन सोसाइटी पूछी जाती है, सतीश चंद्र मुखर्जी जी की है। बंगाल केमिकल्स है, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, बंगाल केमिकल्स की, प्रफुल्ल चंद्र राय जी के द्वारा, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है ये यही कंप्लीट होता है। इसके आगे हम देखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन, और बंगाल विभाजन से कैसे स्वदेशी आंदोलन फिर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे शॉर्ट टॉपिक करके, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, और इस क्रम में पूरी जीएस जो है मैं अच्छे से आपको कवर करवाऊंगी। हालांकि अभी मैं ऑल्टरनेट डेज आपको वीडियोस दे पा रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि भले ऑल्टरनेट डेज आपको वीडियो मिले लेकिन आपको जो कंटेंट है वो बेस्ट मिले, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ चैट ओपन है सभी के लिए, कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी चाहें तो वो देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत शॉर्ट में आपको एक बेस्ट कंटेंट देने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा, जितना भी हो सके अपना सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच गाइज।